ये वेबसाइट पे मैंने डाटा सारा अपलोड कर दिया। इसमें अगर हम इसको रिपीट करें तो इसके अंदर देखें तो लेक्चर 1 था हमारा डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके अंदर हमने कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आप देखें कोर्स लर्निंग आउटकम है और उसके बाद कोर्स कंटेंट है, ठीक है। और इस कोर्स कंटेंट भी सारा मैंने इधर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, ग्रेडिंग क्राइटेरिया और एवरीथिंग इज देयर। सो दिस वन अबाउट लेक्चर 1। लेक्चर 2 में देखे तो हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर 2 किया उसमें डिस्क्राइब पैसिव कंपोनेंट्स हमारी हेडिंग थी और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिफरेंट एनर्जी फ्लो के हवाले से देखा, फिर बेसिक जो पैसिव कंपोनेंट जिसमें 3 रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, जिसमें रजिस्टर देखा था। आज हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को देखना है। और उसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस देखी जिसके अंदर ओहम लॉ भी इन्वॉल्व हुआ कि रजिस्टर की हम पावर लॉस कैसे निकालते हैं, पावर डिसिपेशन। उसके बाद डिफरेंट रजिस्टर टाइप्स, उसकी सिंबल्स, नोटेशंस और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। फिर हमने एक एक्टिविटी भी की थी क्लास में, कलर कोडिंग से मेथड से रजिस्टर की वैल्यू निकालना। और इसी तरह फिर हमने डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट शेप्स के जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उनको हमने देखा। तो ये दिस ऑल अबाउट लास्ट लेक्चर। So today again we'll continue this, describe you should leave the door as it was, ठीक है। ये फार्मूला ज़हन में रखें, you should leave the door as it was, ठीक है। अगर बंद है तो बंद ही, जब आए तो बंद कर दें, अगर खुला हुआ है तो खुला ही रहने दें। अच्छा, डिस्क्राइब पैसिव कंपोनेंट्स और सोर्सेज अब लेक्चर 3 है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने जो है वो आज हमने जो पैसिव कंपोनेंट्स उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर को पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बाद फिर हम पैसिव कंपोनेंट्स के बाद सोर्सेज पे आएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम सिर्फ पैसिव कंपोनेंट्स में सिर्फ रजिस्टर को देखा था। आज हम तो रिमेनिंग 2 हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, उसको देखेंगे और उसके बाद 7 सोर्सेज को ऐड करेंगे और सोर्सेज के हवाले से देखेंगे AC/DC सोर्सेज, उसमें आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स में क्या फ़र्क होता है। यानी एक तो आइडियल सोर्स की बात करते हैं, एक प्रैक्टिकली सोर्स जो हम लगाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। और उसके बाद फिर हम दो सोर्सेज एज आ एग्जांपल पढ़ेंगे, एक बैटरी और एक सोलर सेल या सोलर पैनल्स, चूँकि रियल टाइम हमारी एप्लीकेशन में यूज़ भी होते हैं। जिस तरह घर के अंदर UPS है तो वहाँ हम सोलर बैटरी के कनेक्शन करने हैं तो कैसे करेंगे। तो अगर बैटरी है तो उसके कनेक्शन घर में कैसे होंगे, तो मतलब जहाँ भी आपने यूज़ करना है। और इसी तरह फिर उसका सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी भी होगी, उसमें आप मुझे खुद बताएंगे कि भाई, एक पिक्चर में आपको बताऊंगा और उसमें आप देखेंगे कि कैसे आप जो है उसको सीरीज़ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। यानी आपकी छत पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपने उसको UPS के साथ कनेक्ट करना है और बैटरीज भी आपके पास अवेलेबल है, तो उनके कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से। फिर सोलर डिज़ाइन है घर के लिए, ग्रिड के साथ नेट मीटरिंग का नाम सुना है आपने। हाँ, तो नेट मीटरिंग के लिए सोलर डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो वो सोलर डिज़ाइन घर का लोड कैलकुलेट करके, ये सारी एक्टिविटीज़ आज के एजेंडे में है। अगर कुछ रह गई तो वो नेक्स्ट में कर देंगे, इधर से स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास है भी घंटा, पौना घंटा रह गया, तो इसी में हमने कवर करना है। चले अब हम चलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम पहले भी देखी थी लास्ट टाइम, और उसमें हमने ये देखा था कि सोर्स से लोड की तरफ जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देयर इज़ अ वेस्टेज, दैट इज़ रजिस्टर, ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड and in last lecture, and then there are 2 other components which store the energy in the form of kinetic and potential. So if it is potential it means capacitor, and if it is kinetic energy it is inductor. So let's start with the capacitor. कैपेसिटर के अंदर देखें तो हमने जिस तरह देखा था कि रजिस्टर जो है वो आपका पैसिव कंपोनेंट है, तो ये डायनामिक कंपोनेंट है, यानी इसके अंदर हिस्ट्री होती है। ये कुछ ना कुछ आप देखें तो कुछ वैल्यू को स्टोर करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करता है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी एनालॉजी अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इसकी डायग्राम जहाँ से देख लेते हैं। तो ये देखें, ये आपका पानी के साथ इसको हम रिलेट करके कैपेसिटर को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें तो यहाँ आपका यह कि एक टैब है ऊपर से, जहाँ से टैंक को आप भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, और एक टैब है जहाँ से आप इसको आउट कर रहे हैं पानी। तो अब आप देखें तो जहाँ से टैंक को फिल कर रहे हैं ये आप समझें कि कैपेसिटर की चार्जिंग है, और यहाँ से आउट कर रहे हैं ये डिस्चार्जिंग है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट जो देखें फॉर एग्जांपल आपने इसको फिल किया तो ये इस लेवल तक फिल हो गया। ये जो लेवल है इसको कहते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक, ये वोल्टेज पोटेंशियल होगा। और इसी तरह जो है
अगर ये टैंक देखें, टैंक की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन अभी फिल कम हुआ है, तो जो अभी तक फिल हुआ है इसको पोटेंशियल कहेंगे, ये वोल्टेज पोटेंशियल है, हेड है, और जितनी इसकी कैपेसिटी है असल में वो असल में कैपेसिटर की वैल्यू है, जिसको अभी हम उसकी वैल्यूज़ भी देखेंगे फेरेड में या माइक्रो फेरेड या जो भी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन आपने चार्ज अभी कम किया है तो वो आपका क्या होगा, वो आपको वोल्टेज पोटेंशियल होगा। अच्छा, इसके बाद देखें ये जितना वॉल्यूम है इसके अंदर, यानी जितना वाटर इसके अंदर स्टोर है, इसको हम चार्ज कह देते हैं कि ये चार्ज है या वॉल्यूम वाटर है, और ये डिस्चार्जिंग। तो ये इस तरह आप देखें तो कैपेसिटर को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब कैपेसिटर की अगर डायग्राम देखें तो ये देखें करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट होंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जैसे ही इसको किसी सर्किट में लगाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दोबारा फ्लो होने शुरू हो जाएंगे चार्ज में, अनटिल के ये चार्ज आपका कम्प्लीटली ये डिस्चार्ज हो जाए। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर जो है वो काम करता है। अब इसके अंदर देखें तो कैपेसिटर की हम इसकी डिटेल में हम इतना भी नहीं जा रहे, ये थोड़ा सा हम उसको ओवरव्यू कर रहे हैं कि कैपेसिटर के करंट फ्लो करते हैं। तो ये इसके अंदर देखें तो मेटल प्लेट्स होती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे मेटल प्लेट्स हैं, और दरमियान में देखें ये जो आपका है जिसको मैंने पीछे पोटेंशियल कहा है, वोल्टेज का पोटेंशियल, ये दो दरमियान जितना भी आपका लेवल है जिसमें आपका ये चार्ज स्टोर होगा इसको हम पोटेंशियल कह देंगे। और ये जो चार्ज जिस मटेरियल में या जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं इन दो प्लेट्स के दरमियान, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, जो चार्ज को समझेंगे स्टोर करता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को। और ये चार्ज जो है जिसको क्यू के नाम से हम कहते हैं, क्यू, ये कितना चार्ज होता है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम के लिए इसको चार्ज किया कैपेसिटर को और कितना करंट फ्लो करवाया, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, सो इट मीन्स कि आपका करंट और टाइम के साथ जो है इसका रिलेशन है। तो अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और बता दो वैसे जिम्मे कि इसका वो टा भी होता है, टा आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना, तो वैसे जस्ट आप रिकॉल इट कि टा जो है, टा इज इक्वल टू आर सी होता है, टा है ये, टा टी नहीं है, टा टाइम पीरियड इसको कहते हैं कि ये कैपेसिटर जो है वो 63.2% डिस्चार्ज होने में जो टाइम लेता है उसको कहते हैं, या चार्ज होने में जो टाइम लेता है उसको कहते हैं टा, तो वो दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर सी। तो चलें अब आप देखें तो ये कैपेसिटर हो गया। अब ये जो कम्प्लीटली चार्ज होगा तो अगर तो 63% ऑफ फुली जो भी इसका चार्ज है इसको चार्ज होने में उसका 63% होगा तो ये टा के बराबर होगा। टा कैसे निकालेंगे, आर सी, यानी कोई भी रजिस्टर की वैल्यू जिस सर्किट में इसको लगाया हुआ है और उसके साथ कैपेसिटर की जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और अच्छा, कंप्लीटली चार्ज करना है तो इसके लिए 5 टा होता है, 5 टा फॉर कंप्लीट चार्जिंग। तो 5 टा ये जस्ट आप इसको थोड़ा सा फार्मूला जस्ट है, इसको अगर आपको समझ नहीं आए इसको भूल जाए। जस्ट आप देखें ये प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, कैपेसिटर को आपने ये देखना है कि 2 प्लेट्स हैं मेटल प्लेट, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है। प्लेट्स को आप सप्लाई जब करंट की देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक में चार्ज स्टोर हो जाएगा, ये अब स्टोर है। आप इसको कैपेसिटर को सर्किट से निकाल दें, चार्ज स्टोर है। इसीलिए कहते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो इसको हाथ नहीं लगाना, दिस इज़ वेरी डेंजरस, कि आप हाथ लगाएंगे तो उस फौरन करंट, ये इंस्टेंट कैपेसिटर का ये भी है, बैटरी और कैपेसिटर में अगर आप फ़र्क देखें तो कैपेसिटर आपका फ़ौरन डिस्चार्ज होता है, तो आपको हैवी करंट फ्लो होगा तो आप जो है ना इससे कैजुअलिटी हो सकती है। तो इसलिए आपने कैपेसिटर को जब भी यूज़ करना है तो सबसे पहले कैपेसिटर की प्रिकॉशन भी यही है, प्रैक्टिकल में हो सकता है आप देखें कि जो है ना उसमें उसको पहले हम जिस तरह ये हमारे पास होता है, आप उधर शॉप्स में भी जाए तो कैपेसिटर को सबसे पहले ये मोटर, ये जो इसके कैपेसिटर है इसके अंदर कैपेसिटर होता है, ये सीलिंग फ़ैन में एग्जॉस्ट फ़ैन है ये सारे, तो इसके अंदर आप देखें तो वॉशिंग मशीन है उसमें कैपेसिटर है, और वाटर पंप है उसके अंदर कैपेसिटर है मोटर में, तो डिफरेंट जगह कैपेसिटर यूज़ होते हैं। तो उस कैपेसिटर को निकालते हैं और सबसे पहले उनके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं ताकि उसको देखें कि उसके अंदर वो तो नहीं। तो अभी भी देखें, मैं इसको अभी ये चार्जर लगाया तो इसके अंदर भी कैपेसिटर है इसके चार्जर में, तो वे देखें आपको स्पार्किंग थोड़ी सी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना कभी कभी जो है ना आप फ़ौरन इसको चार्जिंग उतार के थोड़ा हाथ भी लग जाए ना, मेरा तो लगा है, तो वो ये है कि फिर आपका वो काफ़ी करंट भी आपको फील होगा कि छोटा सा कैपेसिटर होगा इसमें, तो मतलब ये इस तरीके से। तो अब आप देखें तो ये आपका कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर की इक्वेशंस देखें तो पहले आपका क्या हो गया, चार्ज इज इक्वल टू आई वी, ठीक है। चार्ज का फार्मूला क्या हो गया, करंट इनटू टाइम से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और भी रिलेशन है इसका, Q इज इक्वल टू सी वी। अब इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे फिलहाल, वरना इसकी डेरिवेशन भी करवा सकते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी भी है, यानी कैपेसिटेंस जो
इसकी जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज से, यानी इसके अंदर जो पोटेंशियल है, यानी ये जो इसका पोटेंशियल है, इसको इसकी कैपेसिटी C से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी चार्ज Q चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपकी यूज़ होंगी। और इसको अगर आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है ना, तो अगर उसके अंदर जाएँ तो डेरिवेटिव इसका आपका Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी है, और नीचे देखें Q इज इक्वल टू सी वी है। अब इसको इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप रीअरेंज करें तो I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं ये फार्मूला I इज इक्वल टू सी। और यहाँ से अगर आपने वोल्टेज निकालनी है अगर, तो वोल्टेज को आप इधर ले जाएं, इसका इंटेग्रल ले लें दोनों तरफ, तो I का इंटेग्रल आ जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा, और इधर आप देखें डेरिवेटिव का इंटेग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू सी, दूसरी तरफ 1/c इंटेग्रल I डी टी। तो ये वोल्टेज का आपका रिलेशन इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो वोल्टेज का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, अच्छा ये जो रिलेशन निकाला है हमने, ये जो अगर आप इसको इस रिलेशन को आप ये Q की वैल्यू आई टी की ना, Q की आई टी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आई टी इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। तो आई टी इज इक्वल टू सी वी है, और आई टी सी वी को रीअरेंज करें और उसका डेरिवेटिव ले लें, तो इधर आप देखें तो डेरिवेटिव डी वी का हो जाएगा, और इधर टी का टी डी टी, उसको रीअरेंज करें तो ये पहली इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस को रिलेट करके हमने बनाई है, और इसके बाद यहाँ से ये आई है, ठीक। तो ये थोड़ा मार्कर रखा करें ताकि जो है ना हम इसको मार्कर से थोड़ा सा मैं आपको इधर समझा देगा। अच्छा चले, अब आप देखें तो अब यहाँ ये जो V आपको नज़र आ रहा है, ये इंटेग्रल I है, ठीक है, और इंटेग्रल I का इंटेग्रल लिया और ये V, इसका मतलब है कि आपका ये जो आपकी वोल्टेज की हिस्ट्री है, जो हमने शुरू में देखा कि कैपेसिटर आपका हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री होती है। रजिस्टर की तरह ये नहीं है कि बस जो इन है तो वो आउट है, बल्कि इसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। जो आप इन करते हैं वो फॉर सम टाइम, फॉर फ्यूचर इट विल बी स्टोर्ड, तो वो आपका क्या होगा, वोल्टेज हिस्ट्री जो है ना, V इज इक्वल टू वोल्टेज हिस्ट्री। इंटेग्रल का मतलब टाइम होता है ना, कि इंटेग्रल क्या होता है, 0 से 10 सेकंड, 0 से 20 सेकंड, ये तो इसका मतलब कहीं 0 से कहीं ओरिजिनेशन शुरू होता है और किसी डिफाइंड वैल्यू के दरमियान कुछ टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान ये हिस्ट्री को महफूज रखे, और वो हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो ये इसको वो चेक करें। तो अब देखें, इसको अगर आप इसकी एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपेसिटर की एनर्जी निकालने के लिए E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, ये आपका फार्मूला है इसकी एनर्जी निकालने का। और इसमें C इज द कैपेसिटेंस, यानी आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर एनर्जी जॉल्स में, या इसके अंदर एनर्जी आपने जो है वो निकालनी कितनी, इसके अंदर एनर्जी किसका मल्टीप्लायर होता है, एनर्जी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर इनटू टाइम। तो पावर और टाइम को, यानी ये एनर्जी क्या होती है घर के अंदर, अगर आप एनर्जी मीटर देखें, एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर की एनालॉजी यूज़ करें तो एनर्जी मीटर में क्या होता है, एनर्जी मीटर के अंदर आप देखें तो घर के अंदर हम वाटेज यूज़ कर रहे होते हैं, पावर वाट में यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पंखा है हमारे घर में और वो 100 वाट का है, वैसे होता नहीं कम है लेकिन 100 वाट का फॉर एग्जांपल एक पंखा है आपके पास, या फ्रिज ले लें चलें 100 वाट का, वो भी तकरीबन 150 वाट का होता है वैसे। तो 100 वाट का फ्रिज है और वो रोज़ाना 8 घंटे चलता है, एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, पहले पावर की करेंगे फिर एनर्जी। तो 100 वाट का फ्रिज है, तो एक तो ये होगा कि ये 100 वाट का है, पावर तो निकल आई। अब हम उससे एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी दूसरे लफ्ज़ों में जो आपका बिजली का मीटर होता है, बिल होता है, उसमें वो यूनिट्स की फॉर्म में, यूनिट नहीं होता कि आपके इस दफ़ा 300 यूनिट है, तो वो यूनिट इज दी, जो यूनिट्स हैं वो उसको किलो वाट आवर भी कहते हैं, तो वो आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर 100 वाट का पंखा हो और फ़ैन, और वो दिन में 8 घंटे चले, बल्कि 10 घंटे चले 10 घंटे, तो कितना बनेगा ये 10 घंटे, तो 100 वाट मल्टीप्लाई बाई 10 आवर, तो ये कितना बन गया 100 मल्टीप्लाई बाई 10 1000 वाट आवर बन गया, 1000 वाट आवर। अगर इसको किलो वाट में, क्योंकि वो जो यूनिट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है वो किलो वाट आवर होता है, असल में यूनिट कह लें या उसको किलो वाट आवर कह लें। तो अगर 100 यूनिट है, इसका मतलब 100 का मतलब 100 किलो वाट आवर, तो ये 1000 यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना आ गया 10 घंटे चल रहा है आपका फ़ैन एक दिन में, तो ये 1 किलो वाट आवर आ गया। तो इसका मतलब है कि दिन में अगर ये 100 वाट का कोई भी लोड आप लगाते हैं और 10 घंटे चलता है,
तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो आप इससे इस तरह प्राइस निकाल सकते हैं कि आपके बिजली का बिल आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या पी कार वो जो। तो ये एनर्जी कैपेसिटर में किस तरह स्टोर होती है, ये हाफ सी वी स्क्वायर है, यानी इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, और जितना इसके अंदर वी स्क्वायर यानी पोटेंशियल, जितना इसके अंदर पोटेंशियल हम पोटेंशियल फॉर्म में ज़्यादा पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा तो उसका स्क्वायर है एनर्जी स्टोरेज के लिए, ठीक। तो अब आप देखें तो ये अब आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज है, वी जो शो कर रहा है वी के आपका दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन दी कैपेसिटर। क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू इंडक्टर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ये वी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। अब कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स देखें तो ये जनरल सी टाइप आप देखें तो हम कह सकते हैं पोलर कैपेसिटर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। पोलर का मतलब उसकी पोलैरिटी होगी सादा सी और उसके ऊपर बनी भी होती है पोलैरिटी और नॉन पोलर का मतलब उसकी पोलैरिटी नहीं है, बस इसको सादा इस तरह रखें। बाकी डिटेल अभी मैं आपको बता देता हूँ। पोलराइज कैपेसिटर है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है जो मोस्टली यूज़ होता है, ये मैंने मोस्टली रखे हैं इधर, वरना इसकी डिटेल अभी अगले उसमें जाते हैं। और नॉन पोलर कैपेसिटर इसमें सिरामिक, पॉलीमर और ये मेटलाइज्ड पॉलीएस्टर, ये इस तरह के कैपेसिटर यूज़ होते हैं। तो इसका अगर डिटेल देखें तो डिटेल में अब आपको नज़र आएगा कि डिफरेंट कैपेसिटर्स इसमें देखें। ये अब आप देखें तो इसके अंदर अब कैपेसिटर के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर भी हैं और फिक्स कैपेसिटर भी हैं। अब वेरिएबल की आगे मजीद टाइप्स हैं, ये देखें नीचे आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं। और इसी तरह जो फिक्स्ड कैपेसिटर है उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर है, समझ रहे हैं। तो इस तरह ये कैटेगराइज होते हैं। उसकी यार ये नज़र ही कुछ नहीं आता, इसको सेटिंग किया करें ना सी यार, ये देखें ना, ये इसकी ये नज़र तो नहीं आ रहा है, कलर का नहीं, ये इसकी सेटिंग का मसला है। सेटिंग कुछ हो सकती है तो ये तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है इसका, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लिया करें फिर। अच्छा, फिक्स कैपेसिटर के अंदर देखें तो पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर अगर आप देखें, ये असल में पोलर और नॉन पोलर है, ठीक है। ये फिक्स कैपेसिटर है और वेरिएबल है। वेरिएबल की आगे टाइप्स हैं और इस तरह फिक्स्ड है तो इसमें पोलर और नॉन पोलर जो मैंने आपको बताया। पोलर के अंदर अगर आप देखें तो पोलर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मैंने आपको बताया। अब इलेक्ट्रोलिटिक के आगे भी टाइप्स हैं जिसके अंदर नॉर्मली हम एल्यूमिनियम, अभी हम आगे देखेंगे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एक यूज़ हो रहा होगा पावर सप्लाई में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक के बाद जो पोलर कैपेसिटर है उसके अंदर बाकी टाइप्स में सुपर कैपेसिटर और ये, तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब नॉन पोलर कैपेसिटर जो है, नॉन पोलर के अंदर ये सिरामिक है, ठीक है, ये सिरामिक कैपेसिटर है और इसी तरह बाकी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो कैपेसिटेंस जो है आप देखें ये दो आपको फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ये पोलर कैपेसिटर है और ये नॉन पोलर है। तो पोलर कैपेसिटर है इसके अंदर आप देखें दो वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी, एक इसके अंदर वोल्टेज लिखी होगी कि इसकी वोल्टेज कैपेबिलिटी क्या है, यानी 450 वोल्ट तक ये इसको विदस्टैंड कर सकता है वोल्टेज पोटेंशियल को। और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 22 माइक्रो लिखा हुआ है, म्यू माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶, मिली फैरड हो तो 10⁻⁻³ और अगर पीको हो तो 10⁻⁻, पीको क्या होता है, नैनो क्या होता है 9। तो इस तरह नैनो फैरड इस तरीके से आपको डिफरेंट वैल्यूज मिली। तो ये आपकी इसकी है। अच्छा, इसी तरह यहाँ देखें अगर सिरामिक कैपेसिटर, तो सिरामिक के अंदर ये आपने इसने ये वैल्यू लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 683J लिखा हुआ है। ये जिस तरह रजिस्टर की कलर कोडिंग दिखी थी सिरामिक में, अगर इस तरह वैल्यू लिखी हो तो 68 जो पहले 2 डिजिट है वो तो डायरेक्ट लिख दें आप, जो तीसरा डिजिट है ये 10⁻⁻³ लिखी हुई है 3, यानी 68 × 10⁻³ लिख देंगे इसको। और उसके बाद आपका ये टॉलरेंस है, ठीक है। तो टॉलरेंस ये जे है तो वो ±5 होता है, जिस तरह सिल्वर गोल्ड हमने लिखा था। तो ये आपका क्या होगा 68 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लायर आपने लगाना है 10⁻⁻12। तो करेंगे तो ये आपका 12 3 से कटेगा तो ये नैनो फैरड में आ जाएगा 68 नैनो। तो ये कभी कभी ये अगर इस तरह वैल्यू दी हो तो आप सिरामिक कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें यहाँ आपको पोलर, ये पोलर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है और ये आपका सिरामिक नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में तो आपको पोलैरिटी नज़र नहीं आएगी, इसकी सिंबल भी है इस तरह है, दोनों सिंबल सेम है। और यहाँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी आपका इस तरह का कैपेसिटर आपको नज़र आए उसमें जो छोटी लीड होगी, छोटी, उसके ऊपर ये नेगेटिव बनेंगे, साइन नेगेटिव बने भी होंगे तो वो आपकी नेगेटिव होगी। तो अगर कभी साइन ना भी हो तो आप छोटी लीड, अगर छोटी वैसे तो कटर से काट दी किसी ने तो फिर समझ है ना, तो इसको आपने इस तरह भी देखना है कि ये नेगेटिव उसके ऊपर साइन बना होता है। तो नेगेटिव लीड स्मॉल होती है और पॉजिटिव लीड जो पोलर कैपेसिटर होते हैं इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब आप देखें ये सिरामिक कैपेसिटर डिफरेंट उसकी रेटिंग्स लिखी हुई हैं, ये सारे कैपेसिटर्स हैं।
और इसी तरह पॉलीमर कैपेसिटर, ये सिरामिक के डिफरेंट आगे जो टाइप्स हैं, तो ये आपकी बनी हुई है इस तरह की। तो ये डिफरेंट शेप्स के मेटलाइज्ड कैपेसिटर है, ये इस तरह आप नजर आ रहा है। ये माइक्रोफैराड प्लस माइनस, इसकी टॉलरेंस भी लिखी हुई है, कभी ऊपर ही लिखी होती है वैल्यू 10 माइक्रोफैराड प्लस माइनस 10% टॉलरेंस है, 600 वोल्ट इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर कुछ इस तरह टाइप के, ये इस टाइप के भी आपको नजर आएंगे, ठीक। तो ये शेप भी आपको नजर, तो इस तरह आपको नजर आएंगे। तो इसमें मैंने आपको ये नेगेटिव साइन बता दिया कि ये इस तरह की लीड, अगर टर्मिनल सेम भी हो तो ये नेगेटिव लीड, नेगेटिव जहाँ लिखा हुआ है तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव नहीं लिखा होगा, नेगेटिव। तो इस तरह आप देखें, ये आपके देखें तो ये आपकी रेडियल है, रेडियल शेप में है, और ये एक्सियल शेप में। एक्सियल का मतलब यहाँ से इन और आउट एक गोल चक्कर माना ना कि एक एक्सियल आपकी इन और आउट, और उसके बाद इस तरह भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप देखें तो इसके अंदर ये कैपेसिटर आपको डिफरेंट टाइप का ये नज़र आ रहा है, ये इस तरह के कैपेसिटर आपको नज़र आएंगे, ठीक। तो ये आप इसके अंदर ये जो मोटर्स हैं हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स, घर के अंदर नॉर्मली जिस तरह वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर दो कैपेसिटर यूज़ होते हैं, एक कैपेसिटर उसको स्टार्ट करने के लिए, एक उसको रन करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर कैपेसिटर रन होता है, एक कैपेसिटर होता है सीलिंग फैन में, तो इसको रन करने के लिए कंटिन्यूसली ये होता है। तो पानी की जो मोटर है उसके अंदर भी एक कैपेसिटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक। और इस तरीके से डिफरेंट आपको कैपेसिटर मिलते हैं। अच्छा, अब देखें, ये मैंने आपको पोलराइज्ड का आगे वो टाइप्स हमने देख लिए हैं, और आगे चलते हैं नॉन पोलराइज, पोलराइज कैपेसिटर देखें। ये डिफरेंट शेप्स में दिखा रहा हूँ कि इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। पोलर है तो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और नेगेटिव साइड जो है ना कर्व्ड होगी, ये कर्व्ड जो है, और नॉन पोलर होगा तो उसकी दोनों साइडें जो है ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। उसके बाद देखें तो ये आपके वेरिएबल कैपेसिटर है, इस तरह वेरिएशन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल बीच में नज़र आएगा कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये वेरिएबल। अब यूके और यूएस अगर स्टैंडर्ड देखें तो यूके स्टैंडर्ड देख लें, इस तरह है इसके, और अगर यूएस के देखें अगर आप, तो ये कैपेसिटर की आपको सिंबल थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखें आगे, अब ये कैपेसिटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इसको आप एनर्जी को स्टोर करता है, ये कपलिंग सिग्नल, डीकपलिंग सिग्नल, लो पास, हाई पास फिल्टर, इनके सिर्फ नाम ही आप याद रखें फ़िलहाल इसको, क्योंकि ये कहीं आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप यूज़ करना चाहें तो हाई पास, लो पास फिल्टर होते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी जो है, हाई पास का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपने सप्रेस करना है। जिस तरह आप रेडियो स्टेशन में देखें ना, ये जो एफ एम, तो एफ एम क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं, ऐसे ही ना। तो फ्रीक्वेंसी को आपने कम ज़्यादा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को पास करना है, लो को नहीं करना। तो वो जो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरे एम सिग्नल, आपने सिग्नल को करना है तो उसमें फ्रीक्वेंसी को आपने लो पास फिल्टर लगाने होते हैं। वो पावर फैक्टर करेक्शन मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो आपके कैफेटेरिया के सामने भी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सामने जो कैफेटेरिया है उसके सामने इलेक्ट्रिक पोल देखें तो वहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं, कि हमारा बिल जो है वो पावर फैक्टर कम होने की वजह से 0.8 या उससे कम होने की वजह से, जो वापडा ने हमें बताया हुआ है या इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी ने, तो उससे कम होने की वजह से हमें पावर फैक्टर, उसकी पेनल्टी कई लाख रुपए हम सिर्फ पावर फैक्टर कम होने की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा देते हैं। तो उसके लिए पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो घर के अंदर ज़्यादातर सारी इंडक्शन मोटर होती हैं, घर के अंदर जितनी भी इंडक्शन मोटर है, ठीक है। सिंक्रोनस कोई नहीं, सिंक्रोनस सिर्फ वही जनरेटर है जो आपने लगाया हुआ है, जो आपने स्टार्ट करते हैं, जहाँ जो भी जनरेटर आपने रखा हुआ है घर में वो सिंक्रोनस जनरेटर है, बाकी सारी इंडक्शन मोटर्स हैं। तो वो जो सारी इंडक्शन मोटर्स हैं उसके अंदर आपका नॉर्मली कहीं ना कहीं कैपेसिटर लगा होता है, कहीं दो लगे होते हैं, दो लगे हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट होगा, एक स्टार्ट के लिए और एक रन के लिए, इस तरह। स्नबर सर्किट है, डीसी पावर सप्लाई फिल्टरिंग है, तो उसके अंदर ट्यूनिंग, रेडियो को ट्यून करना, तो ये सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस है इसकी। अब यूनिट्स देखें तो बता दिया, फेरेड में हो सकता है, मिली में हो सकता है, माइक्रो में, नैनो, पीको, ये इसमें इसके यूनिट्स हो सकते हैं। अब आप देखें तो कैपेसिटर आपका वर्क कैसे करता है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो, अगर इसको थोड़ा सा इसको क्या हो गया, तो इसको अगर आप देखें तो ये देखें, बैटरी से आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, फॉर एग्जांपल कैपेसिटी को जैसे ही आपने चार्ज किया तो इंस्टेंट डिस्चार्ज करने के लिए ना, आप फास्ट डिस्चार्जिंग के लिए देखिए, आपने फ़ौरन कैपेसिटर की एनर्जी को आपने कोई भी चीज़ लिफ्ट करनी है या कोई हाई पावर एप्लीकेशन चाहिए तो वहाँ आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखें, अगर ये देखें नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट्स में जा रहे हैं, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब ये देखें इधर से पॉजिटिव चार्ज बैरियर ख़त्म हो गए, तो वो इधर समझे कि अब
ये फुली चार्ज हो गया। अब आपने इसको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि ये दोबारा इसको किसी सर्किट में लगाएंगे और इसके अंदर कितना चार्ज हुआ वो आपका इसका सोर्स बताएगा, जो बैटरी जिससे आपने इसको चार्ज किया कितना स्ट्रांग था वो, यानी उसका पोटेंशियल कितना था जिससे। अब इसके देखें ये बैटरी है, बैटरी के साथ ये कैपेसिटर लगाया आपने, जैसे ही कैपेसिटर लगाया चार्ज हो गया। थोड़ी ज़्यादा टाइम लगाया, मैंने बताया था चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, Q इज इक्वल टू IT। ये देखें 500। और इसके बाद देखें तो ये इसको आपने कोई LED लगाई तो देखें चार्ज फ्लो हो रहा है और वो LED ऑन हो रही है। अब आप देखें, ये देखें चार्ज करके आपने LED साथ लगाई तो ये LED आपकी ऑन हो रही है। और ये देखिए, अब आपने इंस्टेंट लगाई थी, ये क्या हुआ था अभी, ये जो आपने इंस्टेंट थोड़े टाइम के लिए लिया तो फ़ौरन डिस्चार्ज हो गया था, देखा ना ब्लिंक हुई थी थोड़ी सी। और आपने अगर इसको अच्छा आगे चलें, और इसी तरह आप देखें तो इसको कोई मोटर का जो कैपेसिटर है उसको टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट करने के लिए आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें फ़ौरन चार्ज हुआ, चार्ज करने के बाद इसको चेक करें, ये देखें ये, तो ये आपका डिस्चार्ज हो गया। तो आपको पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा तरीका इसका ये है कि देखें, ये मैंने मीटर लगा दिया, मीटर को हमने ओम मीटर पे रखा, मीटर को ये चार्ज हो गया। अब इसको हमने अब बज़र लगाई है बीच में ना, हमने एक बज़र लगाई है, इसको बज़र को देखते हैं, ये बज़र है एक छोटी सी, चार्ज करने के बाद इसको लगाई तो बीप आपको ऑन होगी। अभी बीप इधर सुनेगी तो नहीं, मेरे ख्याल इधर वो साउंड काम नहीं कर, ये बीप आवाज़ आई है थोड़ी सी। तो ये इस तरीके से आप इसको वो देख सकते हैं। अब तीसरा तरीका आप देखें कि कैपेसिटर है अगर, तो ये देखें इसको आपने सबसे पहले डिस्चार्ज करना है टर्मिनल शॉर्ट करके कि पहले से चार्ज ना हो। फिर आप इसको ये देखें, आप इसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस पे इसकी वैल्यू रखें, रखने के बाद आप इसको टर्मिनल से, मल्टीमीटर के टर्मिनल से भी आप इसको चेक कर सकते हैं इसकी वोल्टेज ये कितनी चार्ज हुई है। देखिए चार्ज हो रहा है, और फिर और इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट, ये चार्ज हुआ है तो हमने टर्मिनल रिप्लेस किए हैं यहाँ, ये देखें टर्मिनल रिप्लेस किए हैं तो अब उसको दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। देखें ये डिस्चार्ज होगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि दोबारा ये, तो ये इस तरीके से आप देखें तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स नजर आए कि कैपेसिटर जो है वो। अच्छा अब आप देखें, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद दूसरा है हमारा काइनेटिक एनर्जी, इंडक्टर की बात है। अब इंडक्टर की बात अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में इंडक्टर जो है, अगेन दिस विल स्टोर दी काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स स्टिल अगेन इट इज़ अ डायनेमिक कंपोनेंट। और काइनेटिक एनर्जी जिस तरह आप व्हील देखते हैं, पानी फ्लो हो रहा है और किसी भी चीज़ को आप मूव करते हैं वाटर के फ्लो से, तो दिस इज समथिंग लाइक काइनेटिक एनर्जी। या आप हाइड्रो टर्बाइंस देखें तो पानी ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में नीचे फॉल हुआ, और जैसे ही टर्बाइन को हिट किया और टर्बाइन मूव की तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इंडक्टर इज जस्ट लाइक अ काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप देखें तो इंडक्टर की इक्वेशन जिस तरह वहाँ हमने कैपेसिटर की इक्वेशन देखी थी, तो यहाँ इंडक्टर की देखें तो V इज इक्वल टू L/di/dt, इसका रिलेशन बनता है L/d। वहाँ कैपेसिटर का क्या रिलेशन था, I इज इक्वल टू C/dV/dt था। और इंडक्टर की इक्वेशन देखें तो V इज इक्वल टू L/di/dt। dV/dt वहाँ था dV/dt, यानी चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है कैपेसिटर, और यहाँ di/dt है, यानी ये चेंज इन करंट को अपोज करता है, समझ रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपने देखनी है। अब इसके अंदर देखें तो इसका अगर इंटेग्रल लें तो I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V dt ये आ जाएगा। तो अब आप देखें तो अब इसके अंदर अगर हम, तो जहाँ लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर का रिलेशन जब देखा था तो उसके अंदर इंटेग्रल था वोल्टेज V इज इक्वल टू इंटेग्रल I था, तो आपको हिस्ट्री किस चीज़ की मिल रही थी, वोल्टेज की। अब यहाँ करंट है I इज इक्वल टू 1/L है, तो इसका मतलब करंट हिस्ट्री आपको यहाँ से मिलेगी, जो हिस्ट्री इंडक्टर के अंदर है करंट को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला देखें, E इज इक्वल टू 1/2, कैपेसिटर के अंदर CV² था चूँकि वोल्टेज के साथ लिंक था, और इंडक्टर के अंदर करंट के साथ लिंक है इसका, तो Li² है, ठीक। तो ये आपकी करंट इज जस्ट दी काइनेटिक एनर्जी। करंट को आप दूसरे लफ्ज़ में काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, और वोल्टेज इज दी पोटेंशियल एनर्जी।
अच्छा, अब इंडक्टर की अगर डिफरेंट टाइप्स देखें इंडक्टर की, तो ये देखें डिफरेंट कोर मटेरियल्स डिफरेंट टाइप के आप यूज़ करते हैं, उसकी बेस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एयर कोड यानी आपने कोई भी मटेरियल नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल आप देखें तो फेराइट कोर है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर। सिलिकॉन स्टील है, जैसे ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर हम लो फ्रीक्वेंसी होती है तो सिलिकॉन स्टील यूज़ कर लेते हैं, यानी दो वाइंडिंग्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, उनके दरमियान हम कुछ ना कुछ कोर यूज़ करते हैं। कोर समझे कि मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल वो आपने पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक मटेरियल फिजिक्स में पढ़े होंगे कहीं एफएससी में, उसमें जो आपके जो है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरा और डाया को छोड़ दें, फेरो मैग्नेटिक, उसके अंदर जो है ना ये समझे कि ये कोर जो है ना उस टाइप में आएगी। तो इसके अंदर एयर कोर का मतलब है कि कोर कोई नहीं है, सिर्फ एयर को यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो फेराइट कोर है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होंगी। सिलिकॉन स्टील है जो नॉर्मल आप ट्रांसफार्मर देखते हैं 50 हर्ट्ज़ के यानी लो फ्रीक्वेंसी के, वहाँ ये यूज़ होती है। एप्लीकेशन देखें तो डेफिनेटली स्विचिंग, फिल्टरिंग और ये डिफरेंट एप्लीकेशन, कैपेसिटर की एप्लीकेशन है, इसकी भी एप्लीकेशन है। और इसके अंदर अगर मजीद एप्लीकेशन देखें तो बूस्ट कन्वर्टर्स, तो आप देखें जो यूपीएस है तो यूपीएस के अंदर आपका बूस्ट कन्वर्टर यूज़ होता है। अभी मैं गूगल से दिखा नहीं रहा आपको खुद, तो बूस्ट कन्वर्टर्स जो है आपका क्या करता है, डीसी वोल्टेज को हायर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए आप बूस्ट कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो वो जो आप बूस्ट कन्वर्टर का वहाँ ये यूज़ होता है। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करके कम्युलेट करता है, यानी सोर्स है एक इसने एनर्जी स्टोर कर दी। अब देखें दो सोर्स सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, एडअप हो जाएगी ना। दो सोर्स अगर अपोजिट यानी एक का प्लस दूसरे का नेगेटिव कंबाइन कर दें, ये भी आगे मैं बताता हूँ, तो एनर्जी कम्युलेट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बूस्ट कन्वर्टर के तौर पे ये इंडक्टर यूज़ होता है। एसी सप्लाई, डीसी को हम पास करते हैं इंडक्टर में, इंडक्टर चूँकि जो है चेंज इन करंट को अपोज करता है, तो आप इसके अंदर डीसी को पास होने देता है, डीसी में ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी जस्ट पास होने देता है। एसी को चूँकि एसी में चेंज इन होती है तो ये इसको अपोज करता है। अच्छा, उसके बाद देखें वो यूज़ दैम टू फिल्टर एंड सेपरेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मुख्तलिफ टाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर, मोटर, रिलेस, हर जगह जैसे रिले है तो रिले के अंदर आप देखें उसको, रिले क्या करती है, रिले में आप 5 वोल्ट देते हैं और उससे 220 वोल्ट का सिस्टम पंखा चला रहे हैं या चला रहे, तो उसके अंदर वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सारा इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या चीज़ है, इंडक्टर समझिए कि एक वायर है जिसको कॉयल की फॉर्म में दे दिया, यानी ज़्यादा टर्न्स दे दिए तो इंडक्टर बन गया, ठीक है। तो वो उसमें जैसे करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। तो जो मोटर्स हैं आपकी, जो मोटर्स के प्रैक्टिकल आप करेंगे या जो ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर भी आप क्या है करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दिस इज़ ये जो फिनोमिना है ये इंडक्टर के अंदर प्लेस होता है, इंडक्टर के अंदर ये अकर हो रहा था, ठीक। अब इंडक्टर की डिफरेंट टाइप्स देखें तो फिक्स्ड और वेरिएबल है, ठीक है। फिक्स्ड के अंदर देखें जो मैंने पिछली आपको बताई, एयर कोर है और कोर है, ठीक है। एयर कोर और कोर फिक्स्ड के अंदर, वेरिएबल में अलग है और फिक्स्ड के अंदर एयर कोर अलग है, यानी एयर अगर आपकी कोर है, और दूसरा ये है कोड के अंदर आयरन और फीराइट। तो ये आपने देखे आयरन और फीराइट और सिलिकॉन स्टील को आयरन भी कह देते हैं, ठीक। आयरन या सिलिकॉन स्टील जो है ना ये आपका तो ये दो टाइप्स थे, तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मज़ीद इसकी डिटेल में आप देखें तो इसको मज़ीद डिटेल में अगर कैटेगराइज करना हो तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप के इंडक्टर्स हैं, आपको प्रैक्टिकली कहीं नज़र आए तो आपको पता चल जाए कि ये इंडक्टर है तो इस तरह की शेप के होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको इस तरह की शेप के नज़र आएंगे, और इस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें ये डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टर आपको नज़र, ये ट्रांसफार्मर है एक, तो इसके अंदर भी असल में इंडक्टर, ये कॉइल्स ही है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दो हैं तो वो दो इंडक्टर हैं समझे। ये इस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये इस तरह डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ये आपको इस तरह की शेप नज़र आ रही है इंडक्टर्स की, इस तरह। ये आपकी इसकी देखें फिक्स वैल्यू है तो इसकी सिंबल्स अगर देखें तो इस तरह की होंगी आपको नज़र आएंगी। आयरन कोर है, वेरिएबल है, टैप है, तो ये आपको नज़र आएंगे इस तरह के, ठीक है। ये कोर्स है। अब यूनिट्स हैं इसके तो हेनरी हैं, यूनिट इंडक्टर के यूनिट हेनरी होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह फैरेड थे कैपेसिटर के, तो हेनरी को हम मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, पिको हेनरी, नैनो हेनरी, मतलब जो भी यूनिट्स हैं कम ज़्यादा उसको हम कर सकते हैं इस तरह। तो ये इस तरह करें। अब आप देखें हेनरी क्या यूनिट है, हेनरी देखें di/dt था ना, 1 एम्पेयर पर सेकंड, यानी आई करंट एम्पेयर होता है, टी सेकंड होता है, एम्पेयर ओवर सेकंड, ये इसको हेनरी, इसको कहते हैं इंडक्टेंस, दैट इज़ हेनरी, ठीक है। और इसी तरह कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर का वोल्ट ओवर सेकंड होगा, तो वो आपकी कैपेसिटेंस होगी वोल्ट ओवर सेकंड, यानी वोल्टेज पोटेंशियल पर यूनिट टाइम, यानी जितने टाइम के लिए आपने कैपेसिटर को पोटेंशियल दिया वो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। इंडक्टर क्या है, जितने टाइम के लिए आपने करंट जो है ना वो करंट दिया जितने टाइम के लिए, तो ये आपकी इंडक्टेंस आ गया है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।
अच्छा अब आप देखें ये इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब अच्छा इसकी अगर वैल्यू मेजर करनी है, कैपेसिटेंस मेजर करनी है, रेजिस्टेंस या इंडक्टर को मेजर करना है, तो प्रैक्टिकली आप मीटर जो है वो LCR मीटर कहते हैं। ये L का मतलब इंडक्टर, C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस। LCR मीटर आप बाजार से मिल जाता है, उससे आप कोई भी इंडक्टर लें उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक। अच्छा इस तरह देखें नेक्स्ट ये आपके डिफरेंट एयर कोर में देखें ये आपकी शेप इस तरह की बनती है, यानी इसके अंदर दरमियान में आप देखें तो कोर कोई नहीं है, अंदर से हालो है, ऊपर वाइंडिंग हुई है, यानी अंदर कोर नहीं है, इसके ऊपर जस्ट वाइंडिंग है, अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है, ये आप शेप बता रही है। तो ये एयर कोर है। आयरन कोर क्या है? इसके अंदर आपने सिलिकॉन स्टील कोई इस तरह का मटेरियल है जो कि सिलिकॉन का है या आयरन का है, वो इसके उसके ऊपर वाइंडिंग की है, तो वो जो अंदर मटेरियल है वो आयरन कोर है, ऊपर इंडक्टर सेम ही है। अच्छा फीराइड कोर क्या है? फीराइड कोर में अंदर जो मटेरियल है ना वो आपने ऐसा यूज़ किया है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे चल सके बस, तो वो फीराइड कोर है, ठीक ठीक है। तो वो फीराइड मटेरियल होता है जिससे बनता है। तो ये इस तरीके से। अब आप देखें यहाँ ये आपको डिफरेंट शेप नज़र आ रही है। ये ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है? ये देखें ये इसकी ये जो आपका ये एक शेप है आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग की हुई है, दो वाइंडिंग्स हैं, या एक ट्रांसफार्मर जो है वो जो दो वाइंडिंग्स की हुई है। और इसके बाद देखें तो ये आपकी ये ई टाइप आपको नज़र आ रही है, ई टाइप, ठीक है। इससे हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये तीन ऊपर वाले पोर्शन मिल के ट्रांसफार्मर बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है। ये देखें इनको आपने मिला दिया ऊपर, ये वाली कोर, ये आपकी समझ आ रही, दरमियान वाली इसके अंदर इंटरनल, और इधर से भी दो ई आप मिलाए तो ये आपकी ये कोर होगी, ये कोर है और ये आपका इंडक्टर है, तो इनको मिला के ट्रांसफार्मर बन गया, समझ रहे। तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर आपका हो गया। और इसी तरह इस तरह की शेप का भी हो सकता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये डिफरेंट आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं, ये इनको आप मिला दें और मिलाने के बाद ये देखें और इनको आप मिलाएं तो ये समथिंग शेप ये बनेगी आपको। तो इस तरह आप इंडक्टर जो है वो उनको यूज़ करके आप ट्रांसफार्मर या मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रो मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटो डोमेन, इधर मैंने लेक्चर 1 जो था इसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला तो इलेक्ट्रिकल एसेंशियल है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर आता है। तो ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जब मोटर्स में आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल भी आ जाएगा इसके अंदर हम इसको। तो इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये एक जस्ट फार्मूला लिखा हुआ है, म्यू एन स्क्वायर ओवर जितनी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी टर्न्स ज़्यादा होंगी इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। म्यू ये परमिबिलिटी है, डिफरेंट होती है, एयर है तो और होगी, कोई मटेरियल आपने फेराइट कोर रखा है उसकी अलग होगी, आयरन कोर सिलिकॉन रखा है अलग होगी। एल उसकी लेंथ है कॉइल कितनी लंबी लगाई है और उसके टर्न्स कितने हैं डिपेंड करेगा, ठीक। और इसी तरह एरिया आपका एरिया कॉइल का कितना है, तो इस पे इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंट फार्मूले आप निकाल सकते हैं इसके बाद कि इसको कैसे निकालते हैं। अच्छा अब आप देखें तो कैपेसिटर और इंडक्टर, अभी हमने इंडक्टर को देखा है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर में देखें तो ये डिफरेंट उसका एनर्जी स्टोर का कंपैरिजन किया हुआ है। देखें ये I=C dV/dt था और इंडक्टर में V=L/dA/dt है। इसी तरह अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर आपने कैपेसिटर्स को दो कैपेसिटर पैरेलल में ले लें तो आपसे ये पूछा जाए कि दो कैपेसिटर पैरेलल में लिए हैं और दो इंडक्टर पैरेलल में लिए हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या आएगी। तो पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस सिंबल आप ऐड कर देंगे, यानी मैं आपको कहूँ कि 5 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर हैं, तो आप मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं, पैरेलल में लगाए हैं, तो आप क्या करेंगे 5 + 5 10 माइक्रोफैरड। अगर मैं कहूँ कि दो कैपेसिटर वही 5 माइक्रोफैरड के लेकिन सीरीज में लगाए हैं, तो आपको ये रिलेशन पैरेलल का लगाना पड़ेगा। ये रिलेशन देखें कभी आपने रजिस्टर को प्लस माइनस करने के लिए, तो ये आप पैरेलल में रिलेशन आप यूज़ होगा, पैरेलल में C1C2/C1 + C2, ठीक है। तो ये रिलेशन वहाँ से आया, यानी 1/C = 1/C1 + 1/C2 प्लस जितने होंगे वो उनको रीअरेंज करेंगे तो ये रिलेशन बनेगा। और रजिस्टर का भी इसी तरह बनता है और इंडक्टर। तो अब देखें तो सीरीज़ में क्या हुआ ये, और आप देखें सीरीज़ में इंडक्टर डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं। अच्छा इंडक्टर का जो सीरीज़ में ऐड हो रहा है, रजिस्टर में भी यही केस होता है, इधर नहीं लिखा हुआ, रजिस्टर में भी सीरीज़ में रजिस्टर ऐड होती हैं। यानी आपसे अगर कहा जाए कि 5 ओम के 2 रजिस्टर है सीरीज़ में मैंने लगा दिए हैं, तो टोटल रजिस्टेंस क्या बन गई 10 ओम बन गई। 5 हेनरी के 2 इंडक्टर हैं सीरीज़ में लगा दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 हेनरी बन गई। लेकिन कैपेसिटर पैरेलल में लगेंगे, 5 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस ऐड होगी, समझ रहे। तो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाएं कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, और इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में लगाएं उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, समझ रहे। तो ये सादा सा असूल आप ध्यान में रखें। स्टोर एनर्जी में देखें
तो ये वहाँ हाफ सी वी स्क्वायर था और ये हाफ एल आई स्क्वायर था, ठीक है। और रजिस्टर का भी हमने देखा था लॉस, वो कैसे निकाला था, पी इज इक्वल टू, कोई बता दे, लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने उसका भी एनर्जी स्टोर, इसमें तो स्टोर एनर्जी की फॉर्म में वाट लगाया हुआ है, उधर हमने पावर डिसिपेशन, क्योंकि वो तो स्टोर नहीं करता ना, उसको फिर हम कहते हैं कि वो भी पावर ही है, वाट ही है, लेकिन वो डिसिपेशन है। उसका फार्मूला क्या था, कोई बता दे हमें। वी बाई वोल्टेज बाई करंट, हाँ यस, वोल्टेज बाई करंट जो है वो क्या आएगा, वी ओवर आई क्या होगा, ये रेजिस्टेंस आएगी। मैं चाह रहा हूँ उस रेजिस्टेंस के अंदर पावर लॉस, वो उसका फार्मूला क्या फार्मूला इसका, P इज इक्वल टू, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था P इज इक्वल टू वी आई पढ़ा था, पहले हमने ओहम लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, पहले R पढ़ा था, ये रिलेशन शुरू यहाँ से, R इज इक्वल टू वी ओवर आई, यहाँ से हमने रीअरेंज किया तो V इज इक्वल टू आई आर आ गया, ये ओहम लॉ था। अब इसके बाद फिर हमने पावर में चला गया था, P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें तो पावर बनता है, वो पावर लॉस था। और पावर लॉस के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, यहाँ तो एक एक फार्मूला इंडक्टर और कैपेसिटर का, तो रजिस्टर में 3 फार्मूले का, P इज इक्वल टू वी आई, और V को फिर हमने, V को क्या लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओहम लॉ, तो फिर आई स्क्वायर आर एक रिलेशन ये बना था, और फिर हमने I को V ओवर आर कहा था, फिर V स्क्वायर ओवर आर भी एक बना था, यानी एक ही रिलेशन से हमने ओहम लॉ लगा के, P इज इक्वल टू वी आई में ओहम लॉ लगा के हमने वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर भी बना लिया और वी स्क्वायर ओवर आर भी बना ली। तो ये इस तरीके से हमने 3 रिलेशन पढ़े। ये बल्कि देखें तो इसके अंदर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारा इसने लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको वो पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन कर दें। तो अब आप देखें, इनकी रेजिस्टेंस ऐड करनी हो, कोई भी सर्किट है, अगर तो वो सर्किट आपका सिंपल एक रेजिस्टेंस है, इसको कहते हैं डीसी रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, वो तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई से निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये सिंपल रेजिस्टेंस है, अगर आपकी 3 रेजिस्टेंस, यानी एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को हम कहते हैं एक्स सी, कैपेसिटर और इंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस को एक्स सी कह देते हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है, वो एक अलग डिटेल है। एल इज इक्वल टू एक्स एल है, जो कि 2 पाई एफ एल होता है, उसको भी फिलहाल छोड़ें। तो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनती है एसी सर्किट में, वो उसको कहते हैं हम, वो इम्पीडेंस होती है, उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछ ले एसी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, तीनों हमने चूँकि पढ़ लिए हैं, तो इसमें किसी भी सर्किट में अगर तीनों आ जाए तो फिर हम उसको डीसी रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसको एसी रेजिस्टेंस करेंगे, यहाँ कहेंगे इम्पीडेंस, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन। कैसे निकालते हैं ये रिलेशन, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट, ये इस तरीके से हम इसका ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम से निकालते हैं, यानी आर प्लस जे एक्स नहीं होता, आर प्लस जे एक्स, और जे एक्स जो है वो एक्स सी प्लस माइनस एक्स सी दोनों हो गई। तो वो जो जे एक्स था उसको जब आप जे को ख़त्म करते हैं तो फिर स्क्वायर में लिखते हैं, समझ रहे हैं, ये उस रिलेशन से आया। अच्छा, अब आप देखें, ये पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई है, ये जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, जब पावर सप्लाई जो होती है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे उसकी बड़ी बड़ी पावर सप्लाई है, इस तरह की सप्लाईज देखें। तो इसके अंदर आप देखें, हमने इंडक्टर पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, हम वो देखते हैं कि कहाँ यूज़ होते हैं, ये देखें। तो इसके अंदर देखें, ये आपका एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, वही जो हमने पोलर कैपेसिटर में मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक में 3 टाइप से मिला, सिर्फ मैंने एक बताई थी एल्यूमिनियम, तो वो एक यूज़ हुआ है, यानी इधर पावर सप्लाई है, यहाँ पावर सप्लाई के बाद ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, यहाँ नॉन पोलर कैपेसिटर, ये 3 आपको नॉन पोलर कैपेसिटर भी नज़र आ रहे हैं यूज़ हुए हुए, ठीक है। और इसी के बाद देखें तो ये सिरामिक कैपेसिटर है कि बीच में यूज़ हुआ, जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, पोलर नहीं है। उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। और इसके बाद देखें तो ये पावर सप्लाई आ गए, ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है पावर सप्लाई में। तो और उसके बाद देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी के इंडक्टर यूज़ हो रहे हैं। हाई का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी होंगे तो फेराइट मटेरियल की कोर होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो आयरन या सिलिकॉन मटेरियल होगा। और ये फिर अगेन पोलर कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये पावर सप्लाई के अंदर ये इस तरह किस शेप में यूज़ हो रहे थे। कभी आपको पावर सप्लाई नजर आए तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम इसको देख रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर्स, बीच में इंडक्टर और ये कैपेसिटर, और ये सारी आपको शेप वही चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी। अच्छा, इस तरह ये देखें, ये इसके अंदर आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये देखें सिरामिक कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं, सिरामिक, ठीक है। और ये बीच में आपको रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, ये सारे रजिस्टर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये डिफरेंट पावर सप्लाईज़ के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये रजिस्टर हैं बीच में, ठीक है, ये कैपेसिटर्स हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर है,
ठीक। तो ये इस तरीके से आपको नज़र आता है। अच्छा, अब आप देखें ये फिर अगेन वही टाइप्स, आपकी डिफरेंट टाइप्स, इसको हमने स्टडी कर ली है। ये डिफरेंट टाइप की, ये कॉयल जो सारे इंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, बीच में ट्रांसफार्मर है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप देखें तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स की पावर सप्लाई नज़र आती हैं, जिसके अंदर आपको इंडक्टर, फ़िल्टर के लिए इंडक्टर नज़र आता है, यानी वो फिल्टरिंग कर रहा है कोई आपको, और इसी तरह आपको डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें नज़र। तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो, हमने जो सोर्सेज पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि रजिस्टर था, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद दो हमने पढ़े आज के एजेंडे में जो शामिल थे कि आपके जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर है, ये हमने अभी पढ़ लिया। ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर की हमने बेसिक्स को देखा, ठीक। अच्छा, अब हम सोर्सेज पे आते हैं। जो पहला आज के एजेंडे में पैसिव कंपोनेंट्स में जो सेकंड पार्ट है सोर्सेज, जिसके ऑब्जेक्टिव ये हैं, इसको हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम इसको मेरे ख्याल करना पड़ेगा। तो अब आप देखें सोर्सेज के अंदर देखें तो यही डायग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, सोर्स से लोड की तरफ जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये 3 फेजेस आते हैं, वेस्टेज, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब इस सोर्स को देखते हैं, ये सोर्स क्या चीज़ है। अब इस सोर्स को देखें तो सोर्स में डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपके अंदर, ये अभी मैंने लैपटॉप लगाया हुआ है नीचे, तो दिस इज सोर्स। इसको आप वॉल आउटलेट भी कह देते हैं, वॉल आउटलेट ये बनी हुई है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको बनी हुई है सोर्स, ये भी सोर्स है। अच्छा, इसके बाद आपकी बैटरीज हैं, जो कि दूसरा टॉपिक, हम बैटरीज नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं आगे पीछे, तो ये दूसरा सोर्स हम इसको देखेंगे कि बैटरीज यूज़ करते हैं। फिर सोलर सेल है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल या सोलर पीवी सेल भी कहते हैं। ये सोलर पीवी सेल से मिलके आपका सोलर पैनल बनता है, या सोलर मॉड्यूल उसको कहते हैं, और सोलर पैनल को मिला के फिर सोलर अरे या जो है ना वो आगे उसको यूज़ करते हैं। तो वो आपका, उसके बाद फिर है विंड और हाइड्रो या डिफरेंट एनर्जी सोर्स, न्यूक्लियर, मैंने आपको बताया था सारे शुरू में इंट्रोडक्शन में ये। तो इसकी और भी सोलर की एग्जांपल आपको सबसे बड़ी बनती है, सोलर कैलकुलेटर आपको नज़र आते हैं कि सोलर कैलकुलेटर जो है वो आप यूज़ करते हैं सोलर से एनर्जी लेने के लिए। अच्छा, ये आपको सर, अब ये जो सोर्स हैं आपके ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी, ठीक है, वोल्टेज भी और करंट भी। अब वोल्टेज सोर्स एसी भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट डीसी भी हो सकता है, डायरेक्ट करंट। तो डीसी का मतलब डायरेक्ट यानी कांस्टेंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसी तरह करंट भी दोनों शेप में हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें इनकी नोटेशंस क्या है। वोल्टेज सोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, सर्कल बनाते हैं और ये वी इसको लिख देते हैं साथ, ये वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है, करंट इसमें फ्लो होगा। और ये देखें इसका ये भी होता है, प्लस माइनस लिख दें, इस एरो की बजाय आप इसको प्लस माइनस लिख दें, एरो की बजाय आप ये एरो की बजाय वोल्टेज सोर्स के प्लस माइनस लिख दें, तो ये भी वोल्टेज सोर्स, ये दोनों वोल्टेज सोर्स है। अब करंट सोर्स बनाना है तो करंट सोर्स हम इस तरह एरो दरमियान में लगाते हैं सर्कल के, इसको कहते हैं ये करंट सोर्स है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वी टर्मिनल, या इसको दो सर्कल बना के करंट की एरो बाहर लगा देते हैं, तो ये भी करंट सोर्स है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी। तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपने देख लिया। अब जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स को कहा इसलिए है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा, करंट चेंज करेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। और जो करंट सोर्स है वो करंट कांस्टेंट देगा, वोल्टेज चेंज होगी। देखिए वोल्टेज चेंज हो रही है, लेकिन उसके साथ वोल्टेज जिधर भी देखें, इधर देखें वोल्टेज यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज है, वोल्टेज इधर कोई और होगी, करंट सेम है, इधर गए वोल्टेज डबल होगी, करंट फिर से, करंट यानी वाई की वैल्यू सेम। तो करंट सोर्स में करंट से जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब आप देखें एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स के अंदर अब आप देखें तो इसके अंदर जो है डीसी कंपोनेंट है, तो आपकी वोल्टेज एसी सोर्स के अंदर अगर वो डीसी सोर्स है, यानी एसी सोर्स के अंदर आपने देखा अगर कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है एसी सोर्स, तो वो आपकी उसकी वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम होगी। और अगर एसी सोर्स अल्टरनेटिंग है, यानी एसी सोर्स है वो जो उसकी आगे अल्टरनेटिंग है, तो वो आपका चेंजिंग होगा टाइम के साथ। अब आप देखें एक सिग्नल ले लें, फॉर एग्जाम्पल एसी सिग्नल आपने इस तरह का कहीं देखा होगा। अब ये सिग्नल को मैं रियल टाइम आपको बता दूं कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितने साइकिल गुजरे उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि हमारे एक सेकंड में 50 इस तरह के, ये जो साइकिल का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट साइकिल, इस तरह के साइकिल 50 हर्ट्ज का मतलब ये है 50 हर्ट्ज का कि इस तरह के साइकिल एक सेकंड में 50 गुजरते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50, ठीक है। अच्छा, इस साइकिल को, एक साइकिल को अगर आप ले लें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है इसको कहते हैं टी, ये टाइम पीरियड होता है टी, ठीक। तो इसको टाइम पीरियड कह देते हैं टी।
अब इसी की जो मैग्नीट्यूड लें, ये वाली मैग्नीट्यूड, इसको कहते हैं कि इसकी एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का, या इसको कहते हैं कि वी एम वोल्टेज की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको पीक वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये पीक वोल्टेज भी होते हैं या मैक्सिमम वोल्टेज इसको कहते हैं, ठीक है, ये पीक वोल्टेज। और ये आपका टाइम पीरियड है, यानी एक कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव गुजरता है, तो वो टाइम, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड टी। और इसकी जो एक मैक्सिमम पीक होती है, इसको पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज वी एम कहते हैं। और चूंकि साइन वेव है तो फिर साइन का फार्मूला लगता है, साइन यानी वी एम पीक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इस तरह की पीक जो है ना इस तरह साइन की फॉर्म में चलती रहती है, तो इसलिए साइन ओमेगा टी कह देते हैं। ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर टी इसको हम कह दिए, या 2 पाई एफ भी कहते हैं इसको। तो ये इस तरीके से सोर्स। अब देखें वो जो एसी सोर्स है इसके अंदर जो वी एम है, ये जो वी एम है, हालांकि ये अल्टरनेटिंग है, इसके अंदर वो जो वी एम है ये कांस्टेंट रहेगा। देखें वी एम जितना ये है नेगेटिव साइकिल में वो माइनस हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो यहाँ ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वी एम की वैल्यू टाइम के साथ, करंट के साथ कांस्टेंट रहेगी। तो ये वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है कि वोल्टेज के अंदर वोल्टेज सेम रहती है टाइम के साथ। अच्छा, अब आप देखें तो आपका जो प्रैक्टिकल सोर्स है, जो प्रैक्टिकल सोर्स है वो आपका आइडियल नहीं होता। प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर आपका वोल्टेज के साथ बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक। यानी आप ये समझें कि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज है, सोर्स है, जो एक आइडियल सोर्स होगा उसमें तो यह है कि जो भी वोल्टेज होगी वही आपको टर्मिनल वोल्टेज में मिल जाएगी, जो वोल्टेज होगी टर्मिनल में मिल जाएगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल सोर्स होता है उसके दरमियान में बीच में कुछ ना कुछ लॉस आता है। वो जो हमने लॉस कंपोनेंट पढ़ा है ना रेजिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो वो रजिस्टर बीच में आता है तो उसको कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो है ना आइडियल केस में तो हम जीरो लेते हैं, लेकिन ये ना कुछ रेजिस्टेंस आती है। इस रेजिस्टेंस में लॉस होने के बाद जो वोल्टेज मिलती है वो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलती है। चाहे वो बैटरीज को लें तो बैटरी के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो बैटरी की जो भी वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने के बाद वाली में वोल्टेज मिलेगी। इधर हम वोल्टेज ले रहे हैं, सोर्स कहीं और है, पीछे सोर्स से आ रही है एनर्जी मीटर से, तो बीच में जो वायर आ गई उसकी रेजिस्टेंस के बाद हमें मिलती है वोल्टेज। तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, उसके बाद हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलती है। तो मेरे ख्याल में अभी हमारा टाइम चुके एंड हो गया, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।